पुरानी इमारत की खटखटाहट, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। सिर्फ खिड़की से आती हुई रात की रोशनी थोड़ा सा प्रकाश दे रही है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी हर गति के साथ एक भयानक सी आवाज कमरे में गूंजती है। फर्श पर एक विदेशी शराब की खाली बोतल पड़ी हुई है। उसके बगल में सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा राखदान में फुसफुसा रहा है। एक ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारे चमकीले गहने बिखरे हुए हैं। हीरे, पन्ने, माणिक्य, मानो कोई आंधी उन्हें उड़ाकर ले गई हो। टेबल के सामने एक खूबसूरत औरत माया लेटी हुई है। उसकी उम्र करीबन 20 साल होगी। उसका चेहरा मेकअप से भरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छाई हुई है। कैमरा एक छोटे से अपार्टमेंट में जाता है। कमरे में साफ सुथरा है, सजावट बहुत ही कम है। एक कोने में एक ड्रेसिंग टेबल है जिस पर मेकअप का सामान रखा हुआ है। टेबल के सामने बैठी हुई है एक और औरत, वेदा। उसकी उम्र करीबन 21 साल होगी। वेदा सादे कपड़े पहने हुए है। उसके चेहरे पर कोई खास मेकअप नहीं है। 1975 के मुंबई में रहती थी दो बहनें, माया और वेदा। माया हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही हॉट। फैशन की दीवानी, हमेशा फैशनेबल कपड़ों में रहने वाली माया सिर्फ 20 साल की दिखती थी, मगर उसकी उम्र किसी को पता नहीं थी। उसके ग्राहक शहर के रईस और ताकतवर लोग थे जिनसे वह मोटा पैसा कमाती थी। वहीं दूसरी तरफ वेदा एक साधारण सी मेकअप आर्टिस्ट थी। 21 साल की वेदा सादे कपड़ों में रहती थी और शहर में गुजारा करने के लिए सिर्फ पैसे कमाने की फिराक में थी। उनकी ये जिंदगी एक ही शहर में चल रही थी, मगर दोनों का जहान जमीन से आसमान तक का फर्क था। पुराने टेलीफोन की घंटी बजती है। वेदा फोन उठाती है। वेदा, हेलो। माया, वेदा, तू है ना? वेदा, माया, तू कहाँ है? माया, ये सब क्या कर रही है तू? तू जानती है दुनिया मुझे किस नजर से देखती है? वेदा गुस्से से फोन थोड़ा दूर ले जाकर, और तू क्या करती है माया? शर्म नहीं आती तुझे? माया चिल्लाते हुए, तू मेरा उपदेश न दे। वेदा गुस्से से, तू फोन काट देती है। माया गुस्से से, वेदा। माया गुस्से से फोन पटक देती है। रात का सन्नाटा है। बारिश की हल्की आवाज आ रही है। माया अकेले कमरे में बैठी है। माया मन ही मन, गलत थी क्या मैं? फोन की घंटी बजती है। माया उठाती है। माया, हेलो। अरुण, माया, अरुण बोल रहा हूँ। थोड़ी देर में मिलते हैं 5 स्टार होटल में। अरुण एक धांसू बिजनेसमैन है और साथ ही साथ एक रसूखदार नेता भी। माया से उसका लंबे समय से चक्कर चल रहा था। अरुण अपनी दौलत और रुतबे का इस्तेमाल करके हमेशा ही माया का फायदा उठाता और जबरदस्ती उसे जबरदस्ती करता था। माया हकलाते हुए, पर क्यों? अरुण हंसते हुए, वही बातें जो हमेशा होती है। अब आने में देर मत करना। फोन कट जाता है। माया परेशान हो जाती है। लग्जरी होटल का म्यूजिक और चहल पहल है। माया अरुण के कमरे में दाखिल होती है, डरी हुई है। माया, अरुण, मैं। अरुण शराब के नशे में, माया इतनी देर क्यों लगा दी? आ जा ना मेरे पास। माया पीछे हटते हुए, नहीं अरुण, मैं ये काम अब नहीं करूंगी। अरुण गुस्से से, क्या बकवास कर रही है तू? माया आंसू आते हुए, मैं बदलना चाहती हूँ। अरुण माया को पकड़ते हुए, तू नहीं बदलेगी माया। तू मेरी है और हमेशा रहेगी। माया चीखती है।
वेदा का फोन आता है। माया फोन उठाती है। माया हकलाते हुए, वेदा बचा। अरुण फोन छीन लेता है और काट देता है। वेदा का दूसरा फोन आता है। माया फिर उठाती है। माया चुप रहती है, सिर्फ रोती है। अरुण माया का मुंह दबा देता है। माया छटपटाती है। अरुण गुस्से से माया को खिड़की के पास ले जाता है। अरुण चिल्लाते हुए, समझती है तुम मेरी ताकत। अरुण माया को खिड़की से नीचे फेंक देता है। माया की चीख हवा में घुल जाती है। अस्पताल के उपकरणों की बीप आ रही है। माया आईसीयू में बेहोश पड़ी है। वेदा उसके पास रो रही है। माया की हालत गंभीर है। अमित वेदा का बचपन का प्यार है। दोनों धुले गांव के रहने वाले हैं, जहां साथ में ही उनका बचपन बीता है। अब अमित भी मुंबई में ही काम करता है। अस्पताल में माया के बिस्तर के पास खड़े होकर वह वेदा का सहारा बना हुआ है। अगले दिन माया की हालत और बिगड़ गई। रात होते होते डॉक्टर भी उसे बचाने में असफल रहे और वह मर गई। लेकिन जब नर्सें उसका इंजेक्शन निकालने लगी तो अचानक एक भयानक दृश्य सामने आया। माया की लाश उठ गई। उसकी आंखें चौड़ी थी और चेहरा डर और खौफ से सना हुआ था। डॉक्टर सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हुआ क्या है। माया कुछ नहीं बोल रही थी, बस हर किसी को एक भयानक दृष्टि से देख रही थी। अगले कुछ दिनों में माया की हालत जस की तस रही, बल्कि लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी खूबसूरती गायब हो गई। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी और शरीर के अलग अलग हिस्सों से मवाद निकलने लगा। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि वह मर क्यों नहीं रही है। अमित को कुछ शक हुआ। उसने वेदा को बताया कि माया ने लंबे समय तक खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए सुसुप करवाया था। सुषुप एक तांत्रिक क्रिया है जो महिलाएं अपनी खूबसूरती बचाने के लिए करवाती है। इसमें सोने या किसी अन्य कीमती धातु की बनी सुई को शरीर के कोमल ऊतकों में डाला जाता है। अमित ने हताश वेदा को समझाया कि डॉक्टर माया को ठीक नहीं कर सकते। असली इलाज धुले गांव के तांत्रिक देवनाथ के पास है। गांव पहुंचते ही बाला नाम का गुंडा गुस्से से माया को देखता है। कभी माया ने उसे नकार दिया था। देवनाथ को बुलाकर सुसुप निकालने का कार्य शुरू होता है। जैसे ही मंत्र शुरू होते बेजान पड़ी माया हरकत में आती है। वो एक भयानक डरावनी आकृति में बदल जाती है और तांत्रिक पर चिल्लाने लगती है। देवनाथ मंत्रों का जाप जारी रखता है। माया और भी खौफनाक हो जाती है। जब देवनाथ उसके चेहरे से सुसुप निकालने की कोशिश करता है तो माया उस पर टूट पड़ती है। वो उसका गला काटकर मांस खा लेती है। गंभीर रूप से घायल देवनाथ बेहोश हो जाता है। अगले दिन अमित को खबर मिलती है कि देवनाथ उसी रात मर गया। बाला ने लोगों को भड़का दिया कि माया अब चुड़ैल बन चुकी है, उसी ने देवनाथ को मारा है। गुस्साए ग्रामीण माया और वेदा को गांव से निकालने का फैसला करते हैं। दंगे की आग वेदा के घर तक पहुंच ही रही थी कि तभी इंस्पेक्टर करसन, जो 50 साल के थे और इस परिवार को जानते थे, बीच में आकर सब रोक लेते हैं। वेदा माया के बिस्तर के पास बैठी निराश होकर रो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और करशन, वेदा का पुराना रिश्तेदार, अंदर आया। करशन ने वेदा को दिलासा देते हुए बताया कि उसकी मां गौरी ने भी वही सुप्तांत्रिक क्रिया करवाई थी जो माया ने करवाई है। गौरी भी माया जैसा ही काम करती थी और पूरे गांव की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी। करशन ने एक चौंकाने वाला राज खोला। माया और वेदा के पिता अलग अलग थे। दरअसल करशन को गौरी से प्यार था और वेदा उसी का फल थी।
गुस्से और दुख में डूबी वेदा को संभालते हुए कर्शन ने बताया कि गांव में ब्रह्मानंद नाम का एक तांत्रिक रहता है जो इस सुसुप्त तांत्रिक क्रिया को निकालने में माहिर है। उसने कई महिलाओं से इसे सफलतापूर्वक हटाया है। कर्शन ने समझाया कि अगर इस सुसुप्त तांत्रिक क्रिया हटाने की क्रिया सही तरीके से ना की जाए तो हालत और बिगड़ सकती है। इस तांत्रिक क्रिया में बुरी आत्माएं महिला के शरीर में प्रवेश करती है, उसे जवान बनाए रखती है और मरने नहीं देती। इन आत्माओं को निकालने का एक ही तरीका है सुसुप्त तांत्रिक क्रिया, और इस क्रिया के दौरान महिला के शरीर में एक भी सुई नहीं रहनी चाहिए। अमित ने गांव के ही एक प्रसिद्ध तांत्रिक ब्रह्मानंद को बुलाया। माया की हालत और भी खराब हो गई थी। अब वह इंसान नहीं लगती थी। उसके शरीर के अंदर का दानव बेकाबू हो चुका था और पास आने वाले हर शख्स पर हमला कर रहा था। तांत्रिक ब्रह्मानंद ने क्रिया शुरू की। माया के अंदर छिपी बुरी आत्मा चीखने और गुस्सा दिखाने लगी। माया ने तांत्रिक पर भी हमला कर दिया, मगर तांत्रिक ने डरे बिना उसके चेहरे पर चुभी हुई सुइयों को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि पूजा लगभग पूरी हो चुकी है। तभी माया ने अपने निकले हुए लंबे नाखूनों से तांत्रिक पर वार कर दिया। तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। माया का चेहरा वापस सामान्य हो गया था और उसे अपनी बहन याद आने लगी। वह अब फिर से उतनी ही खूबसूरत थी और उसने मुस्कुराते हुए वेदा को गले लगा लिया। वेदा भी अब खुश थी। कुछ दिनों के लिए वे दोनों गांव में ही रहने लगी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब वापस सामान्य हो गया है, मगर गांव वाले खुश नहीं थे। वे उन्हें गांव से निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि बुरी आत्मा अभी भी माया के अंदर है और पूरी तरह से नहीं गई है। कुछ दिनों की खुशियों के बाद माया में अचानक एक खौफनाक बदलाव आने लगा। वो धीरे धीरे वापस उसी जर्जर हालत में जाने लगी जैसी पहले थी। उसी पल माया एक खौफनाक चीख के साथ चीनी जैसी सफेद और डरावनी आकृति में बदल गई। उसका शरीर सड़ने लगा, पहले जैसी ही दुर्गंध फैल गई और पूरे बदन से सफेद मैल निकलने लगा। माया का रूप और भी ज्यादा भयानक हो गया। ये तस्वीर इतनी खौफनाक थी कि खून तक जम जाता था, मगर अब वो कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका खूबसूरत चेहरा अब एक डरावने, विकृत आकृति में बदल चुका था। शाम ढलने को है। धूल भरी हवा में चीखें गूंजती है। एक समूह ग्रामीणों का वेदा की झोपड़ी को घेरे हुए है। उनके हाथों में लाठी डंडे हैं। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से वेदा की गिड़गिड़ाहट सुनाई देती है। अचानक इंस्पेक्टर कर्शन दौड़ता हुआ आता है। इंस्पेक्टर कर्शन बीच बचाव करने की कोशिश करता है। ग्रामीण कर्शन को धक्का देते हैं। कर्शन लड़ने की कोशिश करता है, मगर ग्रामीणों की तादाद ज्यादा होती है। वे उसे बेरहमी से पीटते हैं। गुस्से में वे उस पर भी हमला कर देते हैं। उस पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। कर्शन जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलता है। ग्रामीण वेद की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। बाकी पुलिसकर्मी बाहर निकलते हैं और ग्रामीणों को रोक लेते हैं। इंस्पेक्टर कर्शन अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। वह सांस लेने के लिए भी जूझ रहा है। डॉक्टर उसके पास खड़े हैं। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव हैं। इंस्पेक्टर कर्शन उसी वक्त वहीं दम तोड़ चुका था। अस्पताल के कमरे में तांत्रिक ब्रह्मानंद की हालत बेहद खराब थी। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी।
अमित उनके पास पहुंचा और वेदा के साथ हुए ताज़ा हमले के बारे में बताया। यह सुनकर ब्रह्मानंद बुरी तरह से सहम गया। उसने कांपते स्वर में कहा, अब तो कोई उम्मीद नहीं बची। उसे मरना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसने आगे बताया कि ये सब गौरी के साथ भी हो चुका था। वो भी उसी बुरी आत्मा के चपेट में आ गई थी। गुस्से में उसने अपने पति को मार डाला था। तब हमने उस पर एक खास सुसुक तांत्रिक क्रिया की थी और उसके शरीर को पवित्र कपड़े में लपेटकर जिंदा ही दफना दिया था। ब्रह्मानंद ने आखिरी उपाय बताते हुए कहा, उसी सुसुक तांत्रिक क्रिया को दोबारा करना होगा, तभी ये बुरी आत्मा शांत होगी। लेकिन मेरी हालत में ये संभव नहीं है। उसकी बातों से अमित की रूह कांप गई। ब्रह्मानंद ने सुझाव दिया, अगर जान बचाना है तो गौरी की कब्र खोदकर माया को उसी कफन में लपेटकर उसके साथ ही दफना देना होगा। रात के सन्नाटे में अमित माया को रस्सी से बांधकर वेदा के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। माया अब और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। वो चीख चीख कर अमित पर झपटने की कोशिश कर रही थी। अमित ने हिम्मत जुटाकर सालों पहले दफनाई गई गौरी की कब्र खोदी। मिट्टी हटाते ही उसकी सांसें थम गई। गौरी का शरीर इतने सालों बाद भी बिल्कुल ताज़ा और खूबसूरत था, एक सफेद कपड़े में बंधा हुआ। अमित माया को उसी कब्र में गौरी के पास लिटाने गया, मगर अचानक माया ने खुद को रस्सियों से आज़ाद कर लिया। चीखते हुए उसने अमित पर हमला कर दिया और उसके शरीर का मांस नोचकर खाने लगी। वेदा ने चीखते हुए लोहे की रॉड से माया पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने सफेद कपड़े में लपेटी हुई माया को उसी कब्र में गौरी के साथ दफना दिया और मिट्टी से ढक दिया। अकेली वेदा कब्र पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इस दुनिया में उसकी इकलौती बहन माया को खो देने का गम उसे तिलमिला रहा था।